हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि यूजीसी नेट के जो फॉर्म हैं आ चुके हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी उसमें अप्लाई करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए। तो यूजीसी नेट का पेपर 2 हिस्ट्री का जो है उसके लिए हम केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं और हमारे पास समय भी बहुत कम है। अभी 50 दिन सिर्फ बचे हैं जिसमें हमें तीनों बुक्स ये कंप्लीट करनी है। तो अगर आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार 50 दिन तक जितना मेहनत होगा इतनी मेहनत हम इसमें करेंगे। और केसी श्रीवास्तव, एच सी वर्मा और जो आधुनिक भारत की क्लासी से विभाजन तक है, शेखर बंदोपाध्याय जी की पुस्तक वो और पुराने पेपर जो है वो अभी डेली इसमें लेके आऊँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने निम्न पूर्व पाषाण काल तक कर लिया था, उसमें स्वर्ण संस्कृति। उसके बाद है मध्य पूर्व पाषाण काल। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें उस काल के मध्य में रखा जाता है। इनका निर्माण फलक या फलक तथा ब्लेड पर किया गया है। इनमें विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक आदि शामिल हैं। तो मध्य पूर्व पाषाण काल जो है उसके मुख्य औजार कौन कौन से हैं? स्क्रैपर, ब्यूरिन और बेधक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन से काल के औजार हैं। किसी किसी स्थान से लघुकाय, सुंदर हैंडएक्स तथा क्लीवर उपकरण भी मिलते हैं। बहुसंख्यक कोर, फलक तथा ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्जाइट पत्थर से किया गया है। मध्य पाषाण काल जो है उसके जो औजार है या उपकरण है वो किससे बनाए गए हैं? क्वार्जाइट पत्थर से बनाए गए हैं। इसमें चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों को लगाया गया है। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि सभी प्रांतों के विभिन्न पुरास्थलों से खोज निकाले गए हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल के जो औजार है वो कहां कहां से मिले हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि सभी प्रांतों के विभिन्न पुरास्थलों से मिले हैं। महाराष्ट्र में निवासा, निवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बिहार में सिंहभूम तथा पलामू जिले। उत्तर प्रदेश में चकिया, ये वाराणसी में पड़ता है चकिया। सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी, इलाहाबाद। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी। राजस्थान में बागन, बेरोच, कदमली घाटियों। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र। हिमाचल में व्यास, बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से ये उपकरण उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार मध्य पूर्व पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। मध्य पाषाण कालीन, पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। तो मध्य पूर्व पाषाण काल आपका हो गया है। इसके बाद है उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के भागों में मध्य पूर्व पाषाण काल के पश्चात उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का समय आया। तो मध्य पूर्व पाषाण काल खत्म हुआ, उसके बाद क्या आया? उच्च पूर्व पाषाण काल। इसका प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। उच्च पूर्व पाषाण काल का जो मुख्य उपकरण है या मुख्य औजार है वो क्या है? ब्लेड। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से 2 गुना होता है। ब्लेड क्या होता है? पतले और संकरे आकार का होता है और मतलब पत्थर का फलक है
जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से 2 गुना होता है। प्रारंभ में पुराविद भारतीय प्राग इतिहास में ब्लेड प्रधान काल मानने को तैयार नहीं थे, किंतु बाद में विभिन्न स्थानों से ब्लेड उपकरणों के प्रकाश में आने के कारण इसका यह स्वरूप स्वीकार कर लिया गया कि यूरोप तथा पश्चिम एशिया की भांति भारत में भी ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल का अस्तित्व था। तो उच्च पूर्व पाषाण काल है, उसका जो मुख्य औजार है वो है ब्लेड। भारत के जिन स्थानों से उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं उनमें बेलन तथा सोन घाटी उत्तर प्रदेश, सिंहभूम बिहार, जोगदाहा, भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघोर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? जोगदाहा, भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघोर मध्य प्रदेश। पटने, भदने तथा इनाम गांव ये है महाराष्ट्र में। पटने, भदने और इनाम गांव महाराष्ट्र। रेणीगुंटा, वेमुला, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश। सोरापुर दोआब कर्नाटक। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये जो हड़प्पाकालीन संस्कृति है या उच्च पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है किस राज्य में स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। ये तो यूजीसी नेट में तो बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देखेंगे तो ये ध्यान रखना है। बेलन घाटी तथा सोन घाटी उत्तर प्रदेश, सिंहभूम बिहार, जोगदाहा, भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघोर मध्य प्रदेश। पटने, भदने तथा इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। पटने और इनाम गांव, बागोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। रेणीगुंटा, वेमुला और कुरनूल गुफाएं यह आंध्र प्रदेश में। सोरापुर दोआब कर्नाटक, विस्दी गुजरात तथा बूढ़ा पुष्कर राजस्थान का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। यह उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण जहां जहां से मिले हैं वो साइट है। इन स्थानों से प्राप्त इस काल के उपकरण मुख्य रूप से ब्लेड पर बने हैं। इसके साथ साथ कुछ स्क्रैपर, भेदक, छिद्रक भी मिले हैं। ब्लेड उपकरण एक विशेष प्रकार के बेलनाकार कोरों के आकार में होते थे, तो बेलनाकार कोरों से ये निकाले जाते हैं। इनके निर्माण में चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। पाषाण के अतिरिक्त इस काल में हड्डियों के बने हुए कुछ उपकरण भी मिलते हैं। इनमें स्क्रैपर, छिद्रक, भेदक तथा धारदार उपकरण आदि हैं। मतलब उच्च पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ था, हड्डियों के औजार, पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के औजार भी बनाने लगे थे लोग, तो उनके उपकरण भी मिले हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाले से मिली हुई अस्थि निर्मित मातृदेव की मूर्ति इसी काल की है। इलाहाबाद की बेलन घाटी है, उसमें लोहंदा नाला है। लोहंदा नाले से अस्थि निर्मित मातृदेव की मूर्ति मिली है और वो किस काल की है? उच्च पूर्व पाषाण काल की है। इलाहाबाद की बेलन घाटी में लोहंदा नाले से जो एक मूर्ति मिली है वो किसकी बनी हुई है? अस्थि पिंजर की बनी हुई है, ठीक है, और उच्च पूर्व पाषाण काल की है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिलते हैं। नीले रंग के पाषाण खंड कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में मिलते हैं। वाकणकर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। संभव है विंध्य क्षेत्र की शिलाश्रयों में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च पूर्व पाषाण काल के ही हों। विंध्य क्षेत्र के जो शिलाश्रय है उसमें बने हुए कुछ गुहा चित्र क्या है? उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं। इनसे तत्कालीन मनुष्यों की कलात्मक अभिरुचि भी सूचित होती है। इस प्रकार के गुफा चित्र पश्चिमी यूरोप से भी प्राप्त हुए हैं। भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल की अवधि ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के मध्य निर्धारित की गई है। जो उच्च पूर्व पाषाण काल है उसकी अवधि कितनी है? 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच है। 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व है उच्च पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः आखेट पर निर्भर थे। आखेटक थे उच्च पूर्व पाषाण काल के लोग। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। निम्न पूर्व पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अग्नि से अभी वो अपरिचित थे, इसलिए जो मांस है कच्चा ही खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। सभ्यता के इस आदिम युग में
मनुष्य कृषि कर्म तथा पशुपालन से परिचित नहीं था और न ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, वह अभी तक उत्पादन नहीं बन सका था। मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। निम्न पुनर्वासना काल तक, उसका काल कितना है, 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आग का आविष्कार अभी हुआ नहीं था, इसलिए जो मांस है वो कच्चा ही खाता था। और अभी निवास स्थान मतलब गुफाओं वगैरह में रहने के अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ था, इसलिए वो खाना बदोश था या गमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, कृषि से परिचित नहीं था। उस प्रवचन काल में कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था और बर्तनों का निर्माण भी नहीं करता था। और इस काल का जो मनुष्य है वो केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, अभी तक वो उत्पादक नहीं बना था। मनुष्य तथा जंगली जीवों का जो रहन सहन है वो लगभग एक समान ही था, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुआ, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मध्य पाषाण काल की जो जानकारी है सबसे पहले कब मिली थी, 1867 में मिली थी। और इसकी खोज किसने की थी, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो किसने खोजे थे, C.L. कार्लाइल ने। C.L. कार्लाइल महोदय ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे, तभी भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और कब मिलती है, 1867 में। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। इन उपकरणों के विस्तार को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल का मनुष्य अपेक्षाकृत एक बड़े भूभाग में निवास करता था। मध्य पाषाण के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं, वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े मेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। कुछ स्थानों से हड्डी तथा सींग के बने हुए उपकरण भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल के में क्या हुआ, हड्डी और सींग से बने हुए उपकरण भी मिले हैं। पाषाण उपकरण चर्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों के हैं। मध्य पाषाण काल के जो औजार किससे बने हुए हैं, चार्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट आदि से बने हुए हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण त्रिभुज तथा समलम चतुर्भुज के आकार के हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का जो आकार है वो कैसा, त्रिभुज है तथा समलम चतुर्भुज है। मध्य पाषाण काल के जिन स्थानों की खुदाइयां हुई है उनमें कब्रिस्तानों की संख्या अधिक है। यह एक उल्लेखनीय बात है कि भारत में मानव अस्थिपिंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा है। तो भारत में मानव अस्थिपिंजर जो है कब से प्राप्त होने लगा, मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुआ है। भारत में मध्य पाषाण काल के पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित है, जहां से पुरातत्ववेताओं ने उत्खनन के बाद लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण या जो लघु पाषाण उपकरण कहाँ मिले हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न स्थान है वहां से इसके लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर है। मध्य पाषाण काल का सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है बागौर। कहाँ स्थित है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है बागौर। यहाँ 1968 से 1970 तक V.N. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। बागौर का उत्खनन किसने करवाया था, V.N. मिश्र ने करवाया था 1968 से 1970 तक। तो बागौर का उत्खनन करवाया V.N. मिश्र ने। यहां से मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त लोह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए हैं। पाषाण उपकरणों के साथ साथ बागौर से मानव कंकाल भी मिला है। गुजरात प्रांत में स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पुरास्थल है मध्य पाषाण काल का, वो है लंगनाज। और लंगनाज कहां स्थित है, गुजरात में है, जहां H.D. संकालिया, बी सुब्बाराव, A.R. कनेडी आदि पुराविदों द्वारा व्यापक उत्खनन करवाया गया था।
तो बागौर का उत्खनन किसने करवाया था? 1968 में करवाया था वीएन मिश्र ने। और लंगनाज का जो उत्खनन करवाया वो किसने करवाया था? एच डी संगालिया, बी सुब्बाराव, ए आर कैनेडी। एच डी संगालिया बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बागौर, वीएन मिश्र, लंगनाज, एच डी संगालिया, बी सुब्बाराव, ए आर कैनेडी। यहां से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरण में फलक ही अधिक है। यहाँ से 14 कंकाल भी, मानव कंकाल भी मिले हैं। लंगनाज से 14 मानव कंकाल, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि 14 मानव कंकाल जो है वो कहां से मिले हैं? तो लंगनाज से मिले हैं। और लंगनाज कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसका उत्खनन किसने कराया? एच डी संकालिया, बी सुब्बाराव, ए आर कैनेडी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, गिदलूर तथा रेणुगुंटा प्रमुख स्थल है जहां से मध्य पाषाणिक उपकरण प्रकाश में लाए गए हैं। कर्नाटक में बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान पर सुब्बाराव तथा संकालिया द्वारा 1946 और 1969 में खुदाइयां करवाई गई, जिसके फलस्वरूप अनेक उपकरण प्राप्त हुए। कर्नाटक में संगनकल्लू है, संगनकल्लू स्थान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी खुदाई किसने करवाई? सुब्बाराव और डॉक्टर संकालिया ने करवाई। यहां से बहुत उपकरण प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित टेरी पुरास्थलों से भी बहुसंख्यक पाषाण उपकरण मिलते हैं। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली है, उसमें टेरी पुरास्थलों से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण मिलते हैं। भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मध्य पाषाणिक अवशेषों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाद में अगर मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान कौन कौन से है उसमें मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश है। 1964 ईस्वी में आरवी जोशी ने होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। होशंगाबाद में स्थित है आदमगढ़, और आदमगढ़ से 1964 ईस्वी में किसने? आरवी जोशी ने 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। इस प्रकार रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शिलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। भीमबेटका के शिलाश्रय जो है वो और गुफाएं हैं, उनसे मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिलाश्रय और गुफाओं के सर्वप्रथम जो उपकरण है वो कहाँ मिलते हैं, या दीवारों पर जो चित्र है शिलाश्रय और गुफाओं में वो कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिलते हैं। इन गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में वी.एस. वाकणकर ने की थी। 1958 में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनकी खोज की थी, किसने की थी? वी.एस. वाकणकर महोदय ने। वी.एस. वाकणकर ने भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज है 1958 में की थी। 1958 में वी.एस. वाकणकर। बिहार प्रांत में के रांची, पलामू, भागलपुर, राजगीर आदि जिलों से अनेक लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिला है। वर्धमान में वीरभानपुर जो है वो मध्य पाषाणिक पुरास्थल है, जहां 1954 से 1957 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बी लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। तो पश्चिम बंगाल में जो वीरभानपुर है वर्धमान जिले में, उसका उत्खनन किसने करवाया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बी लाल ने करवाया था। यहाँ से लगभग 282 लघु उपकरण मिलते हैं, जिनमें ब्लेड, भेदक, ब्यूरिन, चांद्रिक, स्क्रैपर, छिद्रक आदि हैं। डॉक्टर लाल ने इनका समय लगभग 4000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी तथा मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाणिक कालीन उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है। उत्तर प्रदेश का विंध्य और ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र जो है वो मध्य पाषाण काल के लिए मतलब उपकरण वहां ज्यादा मिलते हैं। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी जिले की चकिया तहसील, मिर्जापुर जिला, इलाहाबाद की मेजा, करछना तथा 12 तहसीलों के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र को शामिल किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से मिर्जापुर जिले में स्थित मोरहना पहाड़ कहाँ है?
मिर्जापुर जिले में है। बघईखोर, लेखिया तथा इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में स्थित चौपानु मांडो नामक मध्यपाषाण काल के पुरास्थलों की खुदाइयां 1962 से 1980 ईस्वी के बीच करवाई गई। चौपानु मांडो भी मध्यपाषाण काल का महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ये भी याद रखना। इन स्थानों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण के साथ ही साथ नर कंकाल भी मिलते हैं। लेखिया से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। 17 नर कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्यपाषाण काल एक स्थल है लेखिया, लेखिया है, वहां से 17 नर कंकाल प्राप्त होते हैं। अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में है। मिर्जापुर जिले से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों में एक विकास क्रम देखने को मिलता है। उपकरण क्रमशः लघुतर होते गए हैं। इलाहाबाद का चौपानी मांडो पुरास्थल 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक विस्तृत क्षेत्र है। चौपानी मांडो जो है वो 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब काफी विस्तृत क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों का निर्माण चरट, चलछिडनी आदि पत्थरों से किया गया है। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ की खुदाई से झोपड़ियों के प्रमाण भी मिलते हैं। चौपानी मांडो से क्या है? झोपड़ी के प्रमाण मिलते हैं। चौपानी मांडो से झोपड़ी के प्रमाण भी मिलते हैं। कुछ हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो के मध्य पाषाणिक उपकरणों का काल 17,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। तो चौपानी मांडो याद रखने वाली चीज है, ठीक है। लेखिया से क्या मिलते हैं? 17 नर कंकाल मिलते हैं। कहाँ से? लेखिया से मिलते हैं। चौपानी मांडो 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ काफी विस्तृत क्षेत्र है। और यहाँ पे इसका जो समय मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसका समय काल 17,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। चौपानी मांडो के अतिरिक्त इलाहाबाद जिले के अन्य प्रसिद्ध पुरास्थल जमुनीपुर, फूलपुर तहसील में कुढ़ा, बिछिया, भीखपुर तथा मरूढ़ी आदि है, जहां से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्रकाश में आए हैं। इलाहाबाद जिले में ही अन्य पुरास्थल कौन कौन से? जमुनीपुर है, कुढ़ा, बिछिया, भीखपुर तथा मरूढ़ी। ये मध्य पाषाण काल, यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के उपकरण हमें मिले हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, मदाहा तथा दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थलों का उत्खनन भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष जी.आर. शर्मा तथा उनके सहयोगियों आर.के. वर्मा एवं वी.डी. मिश्र के द्वारा करवाया गया है। सराय नाहरराय के लघु पाषाण उपकरण कुंठित ब्लेड, स्क्रैपर, चांद्रिक, भेदक, समबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज आदि हैं। सराय नाहरराय में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, उसमें कुंठित ब्लेड, स्क्रैपर, चांद्रिक, भेदक, समबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज आदि हैं, जिनके निर्माण में चरट, चलछिडनी, एगट, जैस्पर आदि पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कुछ अस्थि तथा सिंग निर्मित उपकरण भी हैं। कुछ जो उपकरण है वो हड्डी और सींगों से बने हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ की खुदाई में 14 समाधान तथा 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय से क्या क्या मिला है? सराय नाहरराय से 14 समाधान और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। सराय नाहरराय से क्या क्या मिला है? आप नोट करते रहिए इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत डीपली है, ये मिलेंगे नहीं आपको कहीं पे। तो केसी श्रीवास्तव की जो पुस्तक है, इसका अध्ययन करने के बाद मुझे लग रहा है कि प्राचीन भारत में आपको कुछ बचेगा ही नहीं। इतना डीपली नॉलेज इसमें दिया गया है कि आपको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केसी श्रीवास्तव की बुक एक बार आपने पढ़ ली तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको हम करके और रिवाइज भी करें। एक दिन इसकी जो शॉर्ट नोट्स है वो भी बना रखे हैं, तो उनका भी हम रिवाइज करेंगे। तो सराय नाहरराय से क्या मिला है? 14 समाधान और 8 गर्त चूल्हे कहां से मिले हैं? सराय नाहरराय से मिले हैं। समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधिस्थ शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर है। उनके साथ लघु उपकरण भी रखे गए हैं। चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियां भी मिली हैं। इसे लगता है कि इनका उपयोग मांस भूनने के लिए किया जाता था। महदहा की खुदाई 1978 से 80 के बीच की गई थी। यहाँ से भी लघु उपकरण के अतिरिक्त आवास एवं समाधान तथा गर्त चूल्हे मिले हैं। महदहा
महदाह भी मध्य प्रशांत काल की जो एक पुरास्थल है महदाह, उसकी खुदाई 1978 से 1980 के बीच में हुई। यहाँ से लघु पाषाण काल तो मिले ही हैं, उनके साथ आवास तथा समाधान तथा गर्त चूल्हे भी मिले हैं। किसी किसी समाधि में स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। महदाह में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। कौन मध्य पाषाण पूरा स्थल है, कौन सा है? महदाह। महदाह में स्त्री और पुरुष कुछ समाधान मिले हैं, तो स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। समाधियों से पत्थर एवं हड्डी के उपकरण भी मिलते हैं। महदाह से जो समाधियां मिली हैं उनसे पत्थर और हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। महदाह से सील, लोढ़े, हथौड़े के टुकड़े आदि भी प्राप्त होते हैं। इससे लगता है कि लोग घास के दानों को पीस कर खाने के काम में लाते थे। महदाह से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील का पूरा स्थल बसा हुआ है। 1982 से 1987 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, छिद्रक, चांद्रिक आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट, चार्ट, चाल्सिडिनी, एगेट, कार्नेलियल आदि बहुमूल्य पत्थरों से हुआ है। हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, चित्तल, बारहसिंगा, सूअर आदि की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। दमदमा में ये सारी चीजें मिली हैं। तो कुछ एक चीज और कि जो दमदमा है वहां से 41 मानव समाधान और कुछ गर्त चूल्हे भी मिले हैं। 41 मानव समाधान और कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए। कहां से? दमदमा से। यहाँ पक्षी, मछली, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। इनसे स्पष्ट है कि इस काल का मनुष्य इन पशुओं का मांसाहार करता था, जिसे चूल्हे पर पकाया जाता था। सिल, लोढ़े, हथौड़े आदि के टुकड़े भी मिलते हैं। दमदमा के अवशेषों का काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच बताया गया कि दमदमा अगर सीरीज में आया था तो दमदमा इन सबसे लास्ट में आएगा। सराय नाराय, महदाह तथा दमदमा के मध्य पाषाण स्थल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की महत्वपूर्ण खोजें हैं। मध्य पाषाण काल मानवों का जीवन पूर्व पाषाण काल के मानवों की अपेक्षा कुछ भिन्न था। मध्य पाषाण काल का मानव जो है उसका जीवन वो पूर्व पाषाण काल के मनुष्य की अपेक्षा काफी भिन्न था, उसमें काफी उसने विकास कर लिया था। मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य है अधिकांशतः शिकार पर निर्भर करता था उनका जीवन। इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े तथा भैंसे आदि का शिकार करने लगे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत कृषि करना भी सीख लिया था। तो मध्य पाषाण काल में कृषि का आरंभ हो गया था। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक वे बर्तनों का निर्माण करना भी सीख गए थे। पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ रहा था। सराय नाराय तथा महदाह की समाधियों से इस काल के लोगों की अंत्येष्ट संस्कार विधि के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। अंत्येष्टि संस्कार विधि के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ की समाधियों से मिलती है? सराय नाराय और महदाह की समाधियों से मिलती है। ज्ञात होता है कि ये अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे और उनके साथ खाद्य सामग्रियां, औजार, हथियार भी रखते थे, जो संभवतः लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक है कि इस जन्म के बाद भी जन्म होता है, इसमें वो विश्वास करते थे। तो हमारा मध्य पाषाण काल हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और लगातार आप अपनी तैयारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस पुस्तक को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। आपको रोजाना इसकी वीडियो मिलती रहेगी। और इसके बाद साइड में हम दूसरी जो एच सी वर्मा जी की किताब है, क्योंकि 50 दिन है हमारे पास फर्स्ट पेपर और पुराने पेपर भी करने हैं, तो वो भी मैं साथ ही साथ वीडियो अभी एच सी वर्मा जी की जो पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास वो साथ में लेके चलेंगे। और लास्ट में हम फर्स्ट पेपर और आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम और प्लासी
से विभाजन तक जो है वो पुस्तक करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लगातार आपके लिए इस विषय पे काम करता रहूं। धन्यवाद।